हाँ जी, सो लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था हमारा वर्ब, है ना। और वर्ब टॉपिक में हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट कंप्लीट कर चुके थे, है ना। और फाइनाइट नॉन फाइनाइट के अलावा में हम मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ये भी कंप्लीट कर चुके थे, राइट। सो अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारी होगी कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बातें बंद करो। दो टाइप की वर्ब है यहां पर हमारे पास, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आपको अगर इसे हिंदी के माध्यम से समझाएं तो हम इसे हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और इसको बोलते हैं क्या, अकर्मक क्रिया। अब अगर इसे हम डिवाइड करें थोड़ा सा तो ये टू वर्ड्स में डिवाइड होगा, स प्लस कर्म, और ये भी अ प्लस कर्म में। और इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो स का मतलब हमको पता होता है कि विद होता है, और कर्म का मतलब हमारे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट। अ का मतलब होता है क्या, विदाउट, एंड कर्म का मतलब तो ऑब्जेक्ट होता ही है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हमारी सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हुई, अ वर्ब दैट इज यूज्ड विद इट्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, एंड अ वर्ब दैट इज यूज्ड विदाउट इट्स ऑब्जेक्ट और विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए, ऑब्जेक्ट आता है तो सकर्मक यानी ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इंट्रांजिटिव है। ये बात तो अपनी जगह ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू होता है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हमने कर लिया तो सीधा सा कंसेप्ट है, फिर वर्ब अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेंगे हम, नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम बात करें, इसमें पहले एक बार मैं सिंपल डेफिनेशन लिखवा देता हूं यहां पर आपको, फिर उसके बाद में बात करेंगे आगे, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं कि अ वर्ब दैट इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आती है, एंड इन सिंपल लैंग्वेज अ वर्ब दैट इज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट के बिना काम में आती है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया भी था, जब हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को डिस्कस किए थे, एंड प्रेडिकेट को डिवाइड किया था हमने कुछ पार्ट्स में। वहां पर मैंने डिस्कस करके आपको बताया था कि प्रेडिकेट पार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और 4 सब कैटेगरीज, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल पार्ट। वहां हमने डेफिनेशन लिखी थी, और वहां पर एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वर्ब विल हेल्प यू, यानी इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में वर्ब आपकी हेल्प करेगी। कौन हेल्प करेगा, वर्ब। अब आपको क्या करना है कि अगर ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है तो जो सेंटेंस में वर्ब दे रखी है ना, उस वर्ब को देखना और उसके साथ दो कंसेप्ट अप्लाई करना। पहला तो कि वो वर्ब जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एक्शन वर्ब। द गिवन वर्ब मस्ट बी एन एक्शन वर्ब। दी गई वर्ब एक एक्शन वर्ब होनी चाहिए, उसे किसी ना किसी रूप में किसी काम का पता लगना चाहिए कि कोई काम हो रहा है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस वर्ब इज कैपेबल टू गिव एन आंसर ऑफ व्हाट और whom, यानी व्हाट और whom का आंसर देने में कैपेबल होनी चाहिए। और जहां आप ये मान लीजिएगा कि दोनों की दोनों रूल आपको अप्लाई करके दे रखे होंगे, और जो आंसर आपको मिलेगा वो आंसर ही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जो आंसर आएगा ना आपका वही आपका क्या होगा। अगर इनमें से सिंगल केस फॉलो हो रहा है, इफ वर्ब इज एन एक्शन वर्ब बट इट इज नॉट कैपेबल टू गिव एन आंसर from what and whom, it means this there is no object in that sentence, that's why the used verb is intransitive verb.
यानी अगर मान लो एक्शन वर्ब तो है ना, लेकिन वो वॉट और हुम का आंसर देने में कैपेबल नहीं है, तो फिर वो वहां पर ऑब्जेक्ट आपको नहीं माना जाएगा। और ऐसा पता लगने से आपके कई कंसेप्ट क्लियर होते हैं। Whenever we want to change the voice of any sentence from active to passive, we know that in passive sentence we have to use an object before the verb. यानी आपको वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट यूज करना होता है किसमें, पैसिव सेंटेंस में। किसमें, अगर मान लो अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास, तो उस सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? पॉसिबल है क्या पैसिव में चेंज करना? नॉट पॉसिबल। तो कई चीजें आपकी क्लियर हो जाती है इस चीज से। दूसरा, आपकी कोई भी वर्ब है व्हाट और हुम का आंसर देने में तो कैपेबल है, लेकिन इट इज नॉट एन एक्शन वर्ब, लेकिन एक्शन वर्ब नहीं है, तो भी वहां ऑब्जेक्ट माना नहीं जाएगा, और वो जो सेंटेंस है वो पैसिव में चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि पैसिव के लिए तो हमको क्या चाहिए? जैसे कि आप एक बार एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। क्या है? तो व्हाट से आंसर मिल गया, व्हाट इज ही? अ टीचर। व्हाट से आंसर मिल गया आपको? व्हाट से आंसर तो मिल गया, लेकिन आप मुझे बताइएगा इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो कौन है? इज। कैसे किसी एक्शन का पता लग रहा है? कोई एक्शन नहीं है। इसका मतलब व्हाट से आंसर भले ही मिल रहा हो, पर यहां कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दैट्स वाई नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एंड दिस सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव, ये चेंज नहीं होगा पैसिव। सिमिलरली, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, व्हाट डज ही हैज? कार। अब यानी उसके पास क्या है? कार है, तो व्हाट से तो आंसर मिल गया, बट कोई एक्शन है क्या? नहीं है, और एक्शन नहीं है तो इसका मतलब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी पैसिव में चेंज नहीं होगा। अगर आप कहते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू, एक्शन हो रहा है क्या? क्या एक्शन हो रहा है? जाने का एक्शन हो रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन करके देखिएगा, व्हाट इज ही गोइंग टू स्कूल, व्हाट इज ही गोइंग, वह क्या जा रहा है? whom इज ही गोइंग, वो किसको जा रहा है? कोई आंसर मिलेगा क्या? क्वेश्चन अजीब लग रहे हैं पूछने में। वह क्या जा रहा है, वह किसको जा रहा है? वह क्या सो रहा है, वह किसको सो रहा है? वो दौड़ रहा है, वो क्या दौड़ रहा है, वो किसको दौड़ रहा है? मिलेगा कोई आंसर? नहीं। तो एक्शन वर्ब तो है, लेकिन ये कैपेबल नहीं है व्हाट और whom का आंसर देने में। इसका मतलब यहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी पैसिव में चेंज। कौन मुंह फाड़ रहा है इतना, इतनी जोर जोर से उबासी कौन सा ले रहा है ये? हैं? मुंह धो के आओ ठंडे पानी से, सुबह सुबह नहा के आया करो। अब कौन सी इतनी सर्दी पड़ने लग गई अभी से, ऐसे आ जाते हो बिल्कुल। कंट्रोल करो इस पे, नींद पे थोड़ा सा। इतने दिन से तो आ नहीं रहे थे आराम से मजे लेके, और बाहर मैं खूब देखता था यूं डोलते रहता था, प्रांजल यूं घूम रहा है। भाई ये भी बहाना नहीं कि सर हमारी एग्जाम चल रही थी तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन, अरे 1 आवर की क्लास तो मेरी हो ही रही थी, उसमें तो पढ़ के ही चले जाते। तैयारी क्या, इधर उधर तो डोल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ में, मैं तो ग्रुप बना हुआ घूमता था। हम तो भैया हमारी एग्जाम हो जाती थी ना, तो हमको तो वहां से निकलने की और भागने की पड़ती थी, घर जाके अपने रूम पे बैठो, वो ज्यादा बेटर है। तुम तो खूब डोलते रहते थे, आते क्लास क्यों नहीं ले रहते थे? क्यों करे भाई साहब? तनिष्क बाबू, खूब घूमता देखता मैं तुमको तो, तू हुआ, केशव हुआ, प्रांजल हुआ, है, ये घूमते से रहते थे। ये घूमते रहते थे मोहिनी हो, है। और फिर मैं दिख जाता था स्टाफ रूम में बैठा हुआ, तो स्पीड बढ़ जाती थी कदम के फट से निकलने की, फिर देख नहीं ले महाराज, नहीं बाद में टोकेगा। और जबकि इनको पता है कि ये इसके मतलब अलग और दृष्टि है इसकी, ये सामान्य दृष्टि के अलावा इसको पता है कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। चलो खैर, तो क्लियर है कंसेप्ट। अब इस सेंटेंस को देखो, कोई एक्शन हो रहा है क्या? क्या एक्शन हो रहा है? टीचिंग का, ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। वह क्या पढ़ा रहा है? मिल गया व्हाट से आंसर। इसका मतलब जो आंसर मिला है ना, वो ही आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर इसको पैसिव बना सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ही ले आना कहां? फर्स्ट, आगे, फॉर्मर, स्टार्टिंग,
कहां लाना है ऑब्जेक्ट को? तो स्टार्टिंग और बिगिनिंग सेम ही होता है? पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लाना पड़ता है हमें कहां? वर्ब से पहले। वेरी गुड। कौन बोला ये? क्या बात है, बहुत बढ़िया। वर्ब से पहले। स्टार्टिंग बिगिनिंग का क्या लोचा है? कोई रूल ही नहीं है स्टार्टिंग और बिगिनिंग का। तो क्योंकि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब से डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाला, तो उसमें तो पहले डब्ल्यूएच वर्ड या हेल्पिंग वर्ब आएगी स्टार्टिंग में। तो सब्जेक्ट कैसे और ऑब्जेक्ट कैसे ले आओगे तुम? लेकिन रूल ये पक्का है कि वर्ब से पहले आएगा। तो एग्जैक्ट जो रूल है ना वो होना चाहिए यार। समझ में आई बात? सब्जेक्ट का स्टार्टिंग में होना या ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग में होना आवश्यक है क्या? अभी आगे आ रहा है आपका टॉपिक एडवर्ब, वहां जब इन्वर्जन पढ़ोगे ना, इन्वर्जन टॉपिक, तो इन्वर्जन में तो पहले आपका ये आता ही नहीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आइदर और नाइदर, नॉट ओनली बट आल्सो से अगर सेंटेंस बना रहे हो तो पहले तो आइदर, नाइदर, नॉट ओनली ये आएंगे आपके स्टार्टिंग में। कहां जाएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट? तो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है कहां? सब्जेक्ट कहां आता है एक्टिव सेंटेंस में? ये लो। ओके, एक्टिव सेंटेंस में। सुन नहीं रहा क्या तू? उबासी तू ही ले रहा दिखता था अभी थोड़ी देर पहले। तो सब्जेक्ट आता है एक्टिव सेंटेंस में कहां? वर्ब से पहले। और पैसिव में आता है कहां? और ऑब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस में कहां आता है? और पैसिव में वर्ब से पहले। ये रूल है बस, वर्ब से पहले और वर्ब के बाद का। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका। अगर मान लीजिए इसने कहा ही इज टीचिंग राम, कोई एक्शन हो रहा है क्या? हो रहा है। वह राम को पढ़ा रहा है। वह किसको, वह क्या पढ़ा रहा है? मिलेगा आंसर कोई नहीं, लेकिन किसको पढ़ा रहा है? राम को पढ़ा रहा है। मिल तो गया ना जवाब। दोनों में से किसी का भी मिले। हमने कहा वॉट और हुम, वॉट एंड हुम नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है राम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो इसका पैसिव बनेगा और फिर राम को ले जाएंगे हम कहां? वर्ब से पहले। क्लियर है? तो रूल ये कहता है, तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आ गया। अब ऑब्जेक्ट का ही पता जब हमें लग गया तो सीधा सा मतलब है कि ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ये भी कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये विशेष याद रखिएगा कि आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखें पहले। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तो अपने आप ही क्लियर हो जाती है। क्लियर है? फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट में हम। ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली होती है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? जैसे कि इज यूज्ड विद सिंगल ऑब्जेक्ट, इज यूज्ड विद सिंगल ऑब्जेक्ट, जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट हो। साइंस की गिनती के अकॉर्डिंग मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से जो आते हैं उनके अकॉर्डिंग हम देखें तो मोनो ट्रांजिटिव का मतलब हो गया है कि जिसके साथ कितने ऑब्जेक्ट आए? सिंगल ऑब्जेक्ट आता है। अब बात आती है आपके नेक्स्ट में आएगी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। और डाई ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कितने आते हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स आते हैं? और 2 ऑब्जेक्ट जो आएंगे उनमें से एक ऑब्जेक्ट होता है कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा होता है कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि हिंदी में भी जनरली कई बार जब पढ़ा जाता है तो इस डाई ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्वि का मतलब 2 और कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट आए। वहां थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या कैसे भी मान लो, ये बता दिया जाता है कि जब भी किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आएंगे तो वहां पर एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो सजीव होगा और एक ऑब्जेक्ट कैसा होगा? निर्जीव होगा। जबकि ये कोई रूल इंग्लिश में या ग्रामर में नहीं है कि एक सजीव होगा एक निर्जीव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पिन पॉइंटेड याद रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, रिलेटेड टू व्हाट, ये किससे रिलेटेड होता है? व्हाट से रिलेटेड होता है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू
whom, ये whom का आंसर होता है। ये तो दोनों को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। और ये जो होता है ना आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं थिंग लाइक। क्या बोलते हैं? थिंग जो होती है आपकी उसके जैसा होता है, वस्तु रूपी बोलते हैं हम इसे। या हम इसे कह सकते हैं कि वस्तु रूपी क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का लॉजिक है। और ये जो होता है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये होता है पर्सन लाइक। क्या होता है? पर्सन नहीं बोला है मैंने, पर्सन लाइक, व्यक्ति रूपी। यानी आप किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या किसी भी आप एनिमल को और इनको पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। जो मैंने पहले भी क्लास में आपके सामने खूब डिटेल में डिस्कस किया था, द लिटरेरी डिवाइस दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। एक लिटरेरी डिवाइस आती है पर्सोनिफिकेशन, वो जिसे कहा जाता है मानवीकरण, हिंदी में कहा जाता है मानवीकरण। सामान्यतः इसकी लैंग्वेज में गड़बड़ करवा दी जाती है और लैंग्वेज में ये बोल देते हैं कि व्हेन नॉन ह्यूमन बीइंग इज रेफर्ड, नहीं बोला जाता, रेफर्ड की जगह बोल देते हैं इज मेड ह्यूमन। तो अब एक बात बताओ, जब नॉन ह्यूमन को यानी जो पर्सन नहीं है उसे पर्सन बना दिया जाता है। पर्सन कैसे बना दोगे भाई, जादूगर हो क्या कि अपने कमंडल में से कोई जल लेके छिड़क दोगे और कह दोगे ले बन जा तू आदमी बन जा? ऐसा थोड़ी होता है। किसी चीज को हम क्या करते हैं, रेफर करते हैं, किसी को ट्रीट करते हैं किसके जैसा, पर्सन जैसा ट्रीट करते हैं। आजकल वो जैसे कि रील्स पे और शॉर्ट्स वीडियोस पे एक वो एक लेडी का वीडियो फेमस हो रहा है जिसमें वो जो बर्ड्स हैं उनके साथ में खेल रही है, और वो बर्ड्स भी बड़ी मतलब उसके साथ में इतना कंफर्टेबल जोन में है, और वो उससे ऐसे बात कर रही है। एक बर्ड तो जो है मैना टाइप की जो चिड़िया होती है, ये अलग ही 4-5 है उसका, उसने नाम भी रख रखा है, किसी का पिंकी नाम रख रखा है, किसी का क्या, और उससे आके बात करते हैं। तो उनमें से एक जो है वो बड़ी तेज है, मतलब वो, तो अगर वो उसके अलावा किसी और 2-3 और हैं उसके साथ में, उनसे अगर बात करती है, गिलहरी के बच्चे पाल रखे हैं उसने, उनसे बात करती है ना, तो वो नाराज हो जाती है, आके उसके ऊपर झपटती है वो, वही इनसे बात क्यों कर रही है। और फिर वो जब उसको डांटती है ना, तो वो उसको देखना वीडियो गजब ही है वो, मतलब आप डालोगे ना लेडी विद बर्ड्स, तो टॉकिंग विद बर्ड्स या कुछ ऐसा भी तो आएगा, बहुत शानदार, मतलब गजब ही वीडियोस हैं उसके। तो फिर वो जो बर्ड्स बात करती है ना, एक्चुअली उससे गर्दन को हिला हिला के ऐसे 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 यूं बात करती है और बोलती हैं वो बर्ड्स अपनी उसमें, मतलब बर्ड वाली आवाज में, तो ऐसा लगता है कि जैसे रियल में बात कर रही है। तो अब वो बर्ड्स को जो है वो बर्ड्स की तरह ट्रीट नहीं कर रही है, वो किसकी तरह ट्रीट कर रही है, वो तो पर्सन की तरह ट्रीट कर रही है। लेकिन है तो वो बर्ड्स ही ना, इंसान थोड़ी बन गए, वो ट्रीट किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पर्सन लाइक, नॉट पर्सन। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, किसी भी इंसान को हम जैसे हे दृष्टि से देखते हैं, या मतलब बहुत ऐसे मानते हैं उसे कि ये तो कुछ भी नहीं है, या फिर उसे जैसे पहले मैंने आपको बताया था स्लेवरी जो थी, दास प्रथा जो चला करती थी, आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, तो दास प्रथा में इंसानों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। आप बताओ इंसान को खरीदा और बेचा जा सकता है क्या? अगर आप इंसान को खरीद और बेच रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है आप उसे इंसान मान ही नहीं रहे हो। आप तो उसे किस रूप में मान रहे हो, एक थिंग के रूप में मान रहे हो ना आप तो उसे। तो कहने का मतलब है कि वहां पर्सन भी किसका काम कर रहा है, थिंग की तरह काम कर रहा है। तो थिंग लाइक और पर्सन लाइक। अब बात ये आती है कि थिंग लाइक जो होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाम क्यों दिया? क्योंकि किसी भी एक्शन का जो प्रभाव होता है ना, वो सबसे पहले व्हाट रिलेटेड वर्ड ही लेता है। क्योंकि पहला क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, तो व्हाट से ही करेंगे कभी भी प्रश्न जब कोई किया जाता है तो। जैसे मैंने कहा कोई आए, जैसे मैंने एक कैंडिडेट को बुलाया और मैंने कहा मिलिए इनसे, ये भी टीचर है, तो आपका क्वेश्चन जो होगा ना पहले यही होगा मेरे ख्याल से, अच्छा सर टीचर है क्या पढ़ाते हैं? पहला प्रश्न हम यही करेंगे, यही करेंगे किसको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? मैंने कहा साहब रीजनिंग पढ़ाते हैं। फिर आप फिर ये पूछोगे किस एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, किस एग्जाम के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, या कौन से लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। फिर वहां पर किसको से प्रश्न करना पड़ेगा। तो पहले जब प्रश्न किया तो एक्शन का यानी प्रभाव डायरेक्ट उसी के ऊपर पड़ता है, पहला प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता है। और पहला प्रभाव जब उसके ऊपर पड़ता है तो इसका सीधा सा मतलब है उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डाइट्रांसिटिव वर्ब हो गई, और उसके बाद में एक वर्ब और आती है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। In complex transitive verb, you have to use a structure like verb plus object plus
कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में एक स्ट्रक्चर आपको मिलती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट आपको मिलता है। क्लियर है? तो ये आपकी कहलाती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं आपको समझा ही चुका हूं डिटेल में। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब के टाइप्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो वर्ब का टाइप आता है वो आता है आपका कौन सा? एक्टिव वर्ब। कौन सी वर्ब है? एक्टिव वर्ब है। और एक ये ऐसी वर्ब है जिसके लिए हम लिखेंगे अ वर्ब दैट इज यूज्ड आफ्टर इट्स रिस्पॉन्सिबल एजेंट। ये किसके बाद यूज होती है भैया? रिस्पॉन्सिबल एजेंट के बाद यूज होती है, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में क्या? सब्जेक्ट के बाद जो यूज होती है तो हमेशा उसी के अकॉर्डिंग यूज होगी, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी। और इसमें ध्यान रखिएगा, एनी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कैन बी यूज्ड। इसमें मेन वर्ब की किसी भी फॉर्म का यूज किया जा सकता है, ये आपको विशेष याद रखना है। क्लियर है ना? तो ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद में आती है आपकी पैसिव वर्ब। कौन सी वर्ब आती है? पैसिव वर्ब आती है, जिसमें हम कहते हैं अ वर्ब दैट इज यूज्ड आफ्टर इट्स ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं क्या? अफेक्टेड एजेंट। जो अफेक्टेड एजेंट और अपने ऑब्जेक्ट के बाद यूज होती है साथ में। इसमें आपको एक ध्यान रखना होगा, फॉर्म ऑफ बी, यानी बी की एक फॉर्म आपको यूज करनी होगी, जिसमें फर्स्ट फॉर्म है क्या? इज एम आर, सेकेंड फॉर्म इज was were, the third form is and fourth form is being। इनमें से किसी के भी बाद यदि आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देते हैं? थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो समझ जाइएगा ये स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैसिव वर्ब स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट? तो ये आपके वर्ब्स के जितने भी टाइप्स हैं उनकी एक सिंपल डेफिनेशन थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी है। मैंने आप लोगों को फाइनाइट के अंदर में आपको समझाई दी थी। नॉन फाइनाइट में हमने जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल डिस्कस कर लिया था। जेरेंड के कितनी जगह पर यूज होता है वो हमने डिस्कस कर लिया, 7 पोजीशन है उसकी, तो वो हमने डिस्कस कर ली थी। इन्फिनिटिव में हमने कॉमन इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव पढ़ लिया था। कॉमन में हमने प्योर कॉमन इन्फिनिटिव एंड स्प्लिट कॉमन इन्फिनिटिव पढ़ लिया था। आफ्टर दैट मेन वर्ब हमने डिस्कस कर ली कि मेन वर्ब एक्चुअल में होती क्या है, कितनी कंडीशन के बारे में बताती है मेन वर्ब? 4, एक्शन, पोजीशन, रिलेशन एंड कंडीशन। हेल्पिंग वर्ब का नाम हेल्पिंग वर्ब क्यों है, क्यों से हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, उसका क्या रूल है वो हमने पढ़ लिया। और ये ऑक्सिलरी वर्ब से कैसे डिफरेंट है, प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया था। क्लियर है ना? और इसके बाद में आज हमने ये डिस्कस कर लिया पैसिव वर्ब। बस इतना ही है कि बी की कोई भी फॉर्म है उसके बाद थर्ड फॉर्म जब आ जाती है ना, तो वो आपके पैसिव को बनाने लग जाती है। जैसे कि द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, तो बीन आई बी की फॉर्म और आफ्टर दैट कंप्लीटेड। यू आर बीइंग टॉट बाय मी, तो यू आर बीइंग टॉट, तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म तो पैसिव स्ट्रक्चर को बनाएगा। तो इसका मतलब है इस वर्ब से पहले जो आ रहा है ना वो इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। एक्टिव वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये आपके वर्ब्स के टाइप्स हैं। इसके बाद में स्पेसिफिक रूल्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब आप लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत ध्यान से जो क्लास है वो अटेंड करनी है। क्लियर है? करो नोट।